हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ का ज़बरदस्त हल 2016 से 2024 तक। आज हम सब करने वाले हैं पार्ट 2 2019 से 2021 तक। अगर आपको पिछले पार्ट देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करते हैं। तो चलो हम सब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। शिक्षण उद्देश्य सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हमारे मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। व्याख्या देखो, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके मुख्य सोपान हैं। सर्वप्रथम शिक्षण उद्देश्य मतलब टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए जाते हैं। फिर उद्देश्यों के अनुरूप सीखने के अनुभव मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान किए जाते हैं। अंत में यह आकलन किया जाता है कि इन अनुभवों के परिणाम स्वरूप छात्रों में कितना व्यवहार परिवर्तन मतलब बिहेवियर चेंज हुआ है। ये तीनों ही मूल्यांकन प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, और आगे देखो, मूल्यांकन एक व्यापक और चक्रीय प्रक्रिया है जिसके मुख्य सोपान या चरण हैं। तो देखो कौन कौन से चरण हैं हमारे मूल्यांकन के। पहला चरण है शिक्षण उद्देश्य मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या है, सबसे पहले यह तय किया जाता है कि छात्रों को क्या सिखाया जाना है और क्या उम्मीद की जाती है। उद्देश्य ही मूल्यांकन का आधार बनते हैं। और दूसरा उद्देश्य क्या है, सीखने से उत्पन्न अनुभव मतलब लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसके बाद उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण अधिगम गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। शिक्षण अधिगम गतिविधियां मतलब जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं सीखने के लिए वो। और आगे है व्यवहार परिवर्तन मतलब बिहेवियरल चेंज। इससे क्या होता है, इन अनुभवों के परिणाम स्वरूप छात्र के व्यवहार में आए बदलावों का मापन किया जाता है। मूल्यांकन यही बताता है कि वांछित व्यवहार परिवर्तन हुआ है या नहीं। और देखो अगला प्रश्न क्या है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है। तो छात्र, शिक्षक, अभिभावक और समाज, इन सभी को मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता होती है। व्याख्या देखो, मूल्यांकन मूल्यांकन की आवश्यकता सभी हितधारकों को होती है। हितधारक मतलब भला चाहने वालों को। छात्र, मूल्यांकन से छात्र अपनी कमजोरियों और ताकत पहचानते हैं जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई में सुधार करने में मदद मिलती है। टीचर, शिक्षक, शिक्षक को पता चलता है, कैसे पता लगता है, मूल्यांकन करने से शिक्षक को पता चलता है कि उनकी शिक्षण विधि कितनी प्रभावी है और छात्रों को कहाँ कठिनाई हो रही है। आगे है अभिभावक और समाज मतलब पेरेंट्स एंड सोसाइटी। इनको अभिभावक और समाज को मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। मूल्यांकन के परिणामों से अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान पाते हैं। समाज को पता चलता है कि शिक्षा प्रणाली अपने उद्देश्यों को कितना पूरा कर रही है। आगे देखो कौन सा प्रश्न है। आगे सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो दो। ठीक है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के दो पक्ष होते हैं। कितने, दो। सामान्य रूप से मूल्यांकन के दो ही पक्ष माने जाते हैं। पहला कौन सा, विषय वस्तु मतलब कंटेंट, क्या पढ़ाया जाना है। दूसरा है बिहेवियर, विद्यार्थी उस विषय को सीखकर कैसे प्रदर्शन करता है। देखो इस प्रश्न में सामान्य रूप से मूल्यांकन के पक्ष पूछे हैं, लेकिन वैसे मूल्यांकन के पक्ष तीन है हमारे डीएलएड में। बहुत बहुत सी जगह हमने बुक्स में और नोट्स में यही देखा है। कौन कौन से तीन पक्ष हैं। ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन, यह बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। और भावात्मक पक्ष क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन, यह भावनाओं, रुचियों और मूल्यों से संबंधित है। क्रियात्मक पक्ष मतलब साइकोमोटर डोमेन, ये क्या होता है, ये शारीरिक और क्रियात्मक कौशलों से संबंधित है। जो ज्ञानात्मक क्या है, ये बुद्धि बौद्धिक क्षमता से उत्पन्न है मतलब अपनी जो अब आई की बुद्धि बुद्धि लब्धि उससे। भावात्मक पक्ष ये भावनाओं से मतलब कोई कैसे रिएक्ट करता है बच्चा, उससे संबंधित है। और क्रियात्मक पक्ष ये शारीरिक और जो क्रियाकलाप करते हैं हम गतिविधियां मतलब प्रैक्टिकल वगैरह, ये उससे संबंधित होता है।
आगे है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु हमेशा विद्यार्थी होता है। आगे देखो व्याख्या क्या है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्र के सीखने और विकास का आकलन करना है। इसलिए पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु सेंट्रल पॉइंट विद्यार्थी ही होता है। शिक्षक, विद्यालय और प्रधानाचार्य सभी का कार्य है छात्र के बेहतर विकास के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना। पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूमती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने कितना सीखा है और उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। आगे क्या देखो, सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। तो सतत मूल्यांकन होता है हमें शुरू से लेकर आगे तक चलने वाला। सत्र से प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन सतत मूल्यांकन है। क्या? सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना सतत मूल्यांकन है। देखो व्याख्या देखो, सतत मूल्यांकन कॉन्टिन्यूस एवल्यूशन का तात्पर्य केवल 2 या 3 औपचारिक परीक्षा लेने से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है पूरे सत्र भर निरंतर और नियमित रूप से छात्र की योग्यता, प्रगति, कमजोरियों का आकलन करना। इसमें अवलोकन, मौखिक प्रश्न, क्विज, गृह कार्य, प्रोजेक्ट आदि शामिल होते हैं। आगे देखो क्या है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। तो शैक्षिक शोध को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः 3 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं? पहला है मौलिक शोध, फंडामेंटल बेसिक्स रिसर्च। इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का निर्माण करना है। और दूसरा है अनुप्रयुक्त शोध, मतलब अप्लाइड रिसर्च। इसका उद्देश्य है किसी विशिष्ट व्यवहारिक समस्या का समाधान खोजना। और तीसरा है क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। इसका मतलब है यह किसी स्थानीय समस्या को हल करने के लिए किया जाता है, जैसे किसी स्कूल या कक्षा की समस्या। आगे क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। नवाचार मतलब नई तकनीक। तो अभिक्रमिक अनुदेशन भी नवाचार है, टोली शिक्षण भी नवाचार है, खुली कक्षा कक्ष भी नवाचार है। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। व्याख्या देखो, शैक्षिक नवाचार एजुकेशनल इनोवेशन का अर्थ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नए तरीकों, तकनीकों या विचारों का प्रयोग करना। दिए गए सभी विकल्प नवाचार के उदाहरण हैं। कौन कौन से? अभिक्रमिक अनुदेशन मतलब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। इसमें सीखने की सामग्री को छोटे छोटे चरणों में बांटा जाता है। दूसरा है टोली शिक्षण, टीम टीचिंग। इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर एक ही कक्षा को पढ़ाते हैं। और आगे है खुली कक्षा शिक्षण, मतलब ओपन क्लासरूम। यह एक लचीला शिक्षण वातावरण है जहां छात्र अपनी गति से सीखते हैं। आगे देखो क्या है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो विश्लेषण भी आता है, संश्लेषण भी आता है, ठीक है, मूल्यांकन भी आता है, लेकिन जो मूल्य आंकना होता है वो नहीं आता है ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। बेंजामिन ब्लूम की ज्ञानात्मक क्षेत्र मतलब कॉग्निटिव डोमेन की 6 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी 6 श्रेणियां हैं? ज्ञान मतलब नॉलेज, बोध मतलब कॉम्प्रहेंशन, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, विश्लेषण मतलब एनालिसिस, संश्लेषण मतलब सिंथेसिस और मूल्यांकन मतलब एवेल्युएशन। ठीक है, और जो विकल्प दिए हैं उनमें विश्लेषण आता है हमारा, संश्लेषण भी आता है, मूल्यांकन भी आता है, लेकिन जो मूल आंकना है ये भावात्मक क्षेत्र मतलब अफेक्टिव डोमेन में आता है, ना कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में। ठीक है, आगे है ब्लू प्रिंट है। तो ब्लू प्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला। व्याख्या देखो, ब्लू प्रिंट का अर्थ है प्रश्न पत्र की रूपरेखा। यह प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला कहलाता है। क्या?
ब्लूप्रिंट। इसमें तय किया जाता है कि कौन सा प्रश्न किस यूनिट या अध्याय से होगा, कितने अंक का होगा, किस प्रकार का होगा। किस प्रकार मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न, और किस स्तर, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग आदि का होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम ब्लूप्रिंट में निर्धारित करते हैं। आगे है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? समस्या भी हमारा और हल भी हमारा, मतलब समस्या भी हम खोजेंगे और हल भी हम ही निकालेंगे। तो क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा या कक्षा से जुड़ी तत्कालीन और व्यवहारिक समस्या का समाधान करना। ठीक है, क्रियात्मक शोध में शिक्षक क्या करता है? क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता शिक्षक स्वयं समस्या को पहचानता है और स्वयं ही उसका समाधान खोजता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। आगे क्या है? किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है परिकल्पना या उपकल्पना। व्याख्या देखो, जब किसी शोध समस्या का संभावित उत्तर या अनुमानित समाधान प्रस्तुत किया जाता है तो उसे परिकल्पना मतलब हिपोथेसिस कहा जाता है। ये अस्थायी उत्तर होता है जिसे शोध के दौरान जांच का सत्य या असत्य ठहराया जाता है। ठीक है, और परिकल्पना बिना प्रमाण के नहीं मानी जाती बल्कि शोध प्रक्रिया में इसका परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? निष्कर्ष। क्रियात्मक शोध के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? समस्या की पहचान, डेटा एकत्रीकरण, कार्य योजना बनाना, कार्य योजना लागू करना और अंत में निष्कर्ष। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे? निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, कंक्लूजन। इसका मतलब हुआ निष्कर्ष ही अंतिम चरण है जिसमें यह बताया जाता है कि शोध से क्या पता चला, समस्या का क्या समाधान निकला और भविष्य के लिए क्या सिफारिशें हैं। क्रियात्मक शोध के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। कौन कौन से चरण है क्रियात्मक शोध के? देखो, समस्या की पहचान करना, समस्या का विश्लेषण और परिकल्पना का निर्माण, कार्य योजना बनाना, कार्यान्वयन मतलब प्रयोग करना और अंत में आता है निष्कर्ष निकालना। आगे क्या है? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो यह है हमारी स्मृति संबंधी प्रश्न। हम जब पाठ पढ़ते हैं तो पूरा कोर्स याद करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आता है तो याद का अपनी मेमोरी रिकॉल करते हैं कि हमने कहाँ पढ़ा था। तो ये प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित होता है, तो ये स्मृति संबंधित प्रश्न है। व्याख्या देखो, यह प्रश्न मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी को याद मतलब रिकॉल करने पर केंद्रित है। छात्र को बस यह याद रखना है कि लाल किला किसने बनवाया था। इसमें तर्क वितर्क विचारों को उद्देशित करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो क्या है? सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो एनसीसी में सामुदायिक सहभागिता होती है, स्काउटिंग में भी होती है। ठीक है, और रेड क्रॉस में भी होती है सामुदायिक सहभागिता। तो इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब देखो सामुदायिक सहभागिता क्या होती है? सामुदायिक सहभागिता कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसका मतलब होता है कि विद्यार्थियों को समाज से जोड़ना और उनमें सेवा, अनुशासन तथा जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। अब देखो जो थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी वो जान लेते हैं। एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसका मतलब क्या होता है? उद्देश्य राष्ट्र सेवा और अनुशासन का विकास। और स्काउटिंग का क्या होता है? सेवा, सहयोग और आत्मनिर्भरता का विकास। और रेड क्रॉस क्या है? मानव सेवा और आपदा में सहयोग की भावना। जैसे कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर युद्ध वगैरह हो रहा है तो वहाँ पर रेड क्रॉस संस्था जाती है। ये सभी कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत आते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट जानकारी जानते हैं। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने की थी। किसके द्वारा? नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 पारित करके। इसका आधार क्या था स्थापना करने का? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर मतलब यूटीसी से प्रेरित करके इसको हमने स्थापित किया था। स्थापना का उद्देश्य क्या था एनसीसी का? युवा में अनुशासन, नेतृत्व
और राष्ट्र सेवा की भावना को जागृत करना। अब देखो स्काउटिंग क्या है। स्काउटिंग मूवमेंट, इसकी स्थापना की थी लॉर्ड बैडन पावेल ने, ठीक है। कहाँ? 1907 में इंग्लैंड में। अब भारत में कब आई थी? 1909 में। इसका उद्देश्य क्या था स्काउटिंग का? बच्चों और युवाओं में सहयोग, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों का विकास। आगे कौन सी संस्था है हमारी सामुदायिक सहभागिता वाली? यह है रेड क्रॉस संस्था, मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी। इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट, स्विट्जरलैंड वाले। इसकी स्थापना हुई थी रेड क्रॉस की 1863 ईस्वी में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत में कब आई रेड क्रॉस? 1920 में। इसका उद्देश्य क्या होता है? युद्ध, आपदा, बीमारी और आपातकालीन स्थितियों में मानव की सेवा करना। आगे देखो क्या है। निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ठीक है। और एकांतर पद वाले प्रश्न है वो भी होते हैं। एकांतर पद में आ जाते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स चूज करके भरने होते हैं और ट्रू फॉल्स वगैरह, और सही मिलान भी होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लेकिन जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वे होते हैं जिनका उत्तर छात्र को केवल चुनना या भरना होता है। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, एमसीक्यूज हो गए। एकांतर पद जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और मिलान मतलब मैचिंग। लेकिन जो लघुत्तरीय प्रश्न है इनमें छात्र को स्वयं उत्तर लिखना पड़ता है, इसमें चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। आगे देखो 2020 पे आ गए हम। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? ये किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये हमारा स्मृति संबंधित प्रश्न है, क्योंकि हम याद करते हैं उसके बाद में पेपर में हमें याद करके, मेमोरी को रिकॉल करके हमें ये लिखना पड़ता है। व्याख्या देखो, ये प्रश्न मुख्य रूप से एक तथ्यात्मक जानकारी को याद मतलब रिकॉल करने पर केंद्रित है। छात्र को बस यह याद रखना है कि ताजमहल किसने बनवाया था। इसमें तर्क, विश्लेषण या विचार को उत्तेजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आगे देखो क्या है। ब्लूम के अनुसार कितने सोपान पक्षों की चर्चा की गई है? तो ब्लूम के अनुसार 6 पक्षों की वो चर्चा की गई है, ठीक है। बेंजामिन ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 सोपानों के बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कौन कौन से 6 पक्ष है हमारे ब्लूम जी के? पहला है ज्ञान या नॉलेज, जानकारी और तथ्यों को याद रखने की क्षमता होती है, ज्ञान कहलाती है। जैसे तारीख हो गया, नाम हो गया, ठीक है, स्थान याद करना। और दूसरा क्या है बेंजामिन ब्लूम का हमारा सोपान? बोध, कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब क्या होता है? पढ़ी या सुनी जानकारी को समझना और उसका अर्थ निकालना, ठीक है। तो ज्ञान में क्या करते हैं हम? उनको याद करते हैं, ठीक है, चीज़ों को। बोध में क्या करते हैं? उसको समझते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। उदाहरण जैसे किसी घटना का सार बताना संक्षेप में। और तीसरा हमारा देखो सोपान क्या है बेंजामिन ब्लूम का? अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है? सीखी जानकारी को नई परिस्थितियों में प्रयोग करना। उदाहरण जैसे सूत्र का प्रयोग करके समस्या का हल करना, ठीक है, वो इसी में आता है अनुप्रयोग में। और चौथा सोपान क्या है? विश्लेषण, एनालिसिस। किसी विषय या जानकारी को भागों में बांटकर समझना क्या कहलाता है? विश्लेषण। जैसे उदाहरण देखो कारण और परिणाम की पहचान करना। पांचवा देखो सोपान क्या है? संश्लेषण मतलब सिंथेसिस। अलग अलग जानकारी को मिलाकर नया विचार या योजना बनाना क्या कहलाता है? संश्लेषण। उदाहरण निबंध, प्रस्तुति या योजना तैयार करना। और छठा सोपान क्या है जो आखिरी? मूल्यांकन मतलब एवेल्युएशन। इसमें क्या होता है? किसी विचार, वस्तु या प्रक्रिया की योग्यता, गुणवत्ता, उपयोगिता पर निर्णय लेना। एक उदाहरण देखो विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन करना क्या होता है? मूल्यांकन। तो हमने जाने ब्लूम जी के 6 सोपान। आगे देखो क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से होते हैं हमारे? जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, ठीक है। बाकी सवाल ये हमें खुद लिखनी होती है, लेकिन वस्तुनिष्ठ विकल्पों में क्या होता है? हमें चूज करके लिखना होता है, पहले से ही विकल्प दिए हुए होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वे होते हैं जिनमें उत्तर निश्चित और स्पष्ट होता है, जिसे छात्र सिर्फ चुनकर भर सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। 4 विकल्पों की व्याख्या देखो।
निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग, ये जो कैसे प्रश्न होते हैं, छात्र को विषय पर अपने विचार, तर्क और उदाहरणों के साथ विस्तार से लिखना होता है। किसमें? निबंध लेखन में। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें छात्र को किसी विषय पर विस्तृत उत्तर लिखकर तथ्यों और तर्कों को प्रस्तुत करना होता है। लेकिन बहुविकल्पिक प्रश्न क्या होते हैं? ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। छात्र को दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना होता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसका उत्तर निश्चित और स्पष्ट होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनमें भी उत्तर लिखना होता है। इसमें केवल एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना होता है। आगे देखो क्या है, चर क्या है? तो चर हमारे सतत भी होते हैं, असतत भी होते हैं। तो चर क्या है? दोनों ही हैं। अब देखो इसकी व्याख्या, चर वेरिएबल एक ऐसी विशेषता है जिसका मान बदलता रहता है। चर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? एक होता है सतत चर, मतलब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, जो किसी रेंज में कोई भी मान ले सकता है, जैसे ऊंचाई, वजन, समय, ये सबकी हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, ये हमारे होते हैं सतत चर। और असतत चर क्या होते हैं? देखो, डिस्क्रीट वेरिएबल, जो केवल पूर्णांक मान ले सकता है, जैसे विद्यार्थियों की संख्या, सही उत्तरों को संख्या। इसलिए चर दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, सतत और असतत। आगे देखो क्या है, शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है। तो अधिगम प्रक्रिया में नवाचार भी शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है। शिक्षण विधि में भी नवाचार भी शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। व्याख्या देखो, शैक्षिक नवाचार मतलब एजुकेशनल इनोवेशन का तात्पर्य शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया में नई और प्रभावशाली विधियों, तकनीकों और दृष्टिकोणों को अपनाना है। इसमें शिक्षण विधि मतलब टीचिंग मेथड में बदलाव, जैसे आईसीटी का यूज, और अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस में बदलाव, जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग, दोनों ही शामिल होते हैं। आगे देखो क्या है, मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो शिक्षक का मूल्यांकन भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, संस्थागत मूल्यांकन भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, शिक्षार्थी का मूल्यांकन भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। व्याख्या देखो, मूल्यांकन एवेल्युएशन शिक्षा प्रक्रिया में किसी भी घटक की क्षमता, प्रगति, गुणवत्ता जानने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन देखो क्या क्या शामिल है। शिक्षक का मूल्यांकन, शिक्षक की क्षमता, शिक्षण गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है, ये शिक्षक का मूल्यांकन होता है। ठीक है। और संस्थागत मूल्यांकन क्या होता है? देखो, विद्यालय संस्थान की संपूर्ण गतिविधियों और परिणामों का मूल्यांकन क्या होता है? संस्थागत मूल्यांकन। शिक्षार्थी का मूल्यांकन देखो क्या होता है? छात्रों की सीखने की प्रगति और दक्षता का मूल्यांकन क्या होता है? शिक्षार्थी का मूल्यांकन। आगे देखो क्या है, शैक्षिक शोध के प्रकार हैं। तो शैक्षिक शोध के 3 प्रकार हैं। शैक्षिक शोध मतलब एजुकेशनल रिसर्च को सामान्य रूप से 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 मुख्य प्रकार हैं? पहला है मौलिक शोध मतलब बेसिक फंडामेंटल रिसर्च, ज्ञान और सिद्धांतों का विकास जो होता है वो मौलिक शोध में आता है। दूसरा है अनुप्रयुक्त शोध मतलब अप्लाइड रिसर्च, ये व्यवहारिक समस्याओं का समाधान क्या आता है? अनुप्रयुक्त शोध में। और तीसरा है क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च, कक्षा या शिक्षा क्षेत्र की तात्कालिक समस्याओं का समाधान क्या होता है? एक्शन रिसर्च। परीक्षण के गुणों में निम्न में से कौन नहीं है? तो वैधता भी है हमारे परीक्षण के गुणों में। ठीक है, विश्वसनीयता भी होती है। ठीक है, वैधता भी होती है, लेकिन जो जागरूकता होती है वो नहीं होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जागरूकता। व्याख्या देखो, किसी भी शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मुख्य गुण होते हैं। कौन कौन से मुख्य गुण होते हैं? वैधता मतलब वैलिडिटी, परीक्षण जो मापने के लिए बनाया जाता है वही मापता है जो वैलिडिटी के अंतर्गत आता है। विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, बार बार करने पर समान परिणाम देना, ये किस में आता है? रिलायबिलिटी में। ठीक है। और तीसरा है सामान्य ऑब्जेक्टिविटी, मूल्यांकन में व्यक्तिगत भेदभाव ना होना, ये किस में आता है? ये हमारे इस मूल्यांकन में ही आता है। अब परीक्षण का गुण नहीं है क्या? जागरूकता। परीक्षण का गुण क्या नहीं है? जागरूकता। अगला प्रश्न देखो क्या है, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। तो व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन। व्याख्या देखो, व्यापक मूल्यांकन
कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन का आशय है कि छात्र के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का आकलन करना। इसमें न केवल बौद्धिक पक्ष, बौद्धिक मूल्यांकन, बल्कि भावात्मक पक्ष मतलब रुचि, अभिवृत्ति, नैतिक एवं सामाजिक मूल्य और मनोशारीरिक पक्ष मतलब कौशल भी शामिल होते हैं। आगे देखो क्या है, संचयी आलेख के पत्र के प्रकार हैं। तो पैकेट या परत भी संचयी आलेख के पत्र का प्रकार है, और एक पत्र लेख भी संचयी आलेख पत्र का प्रकार है, और संकलित परत भी आलेख पत्र का प्रकार है। तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। व्याख्या देखो, संचयी आलेख पत्र क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में छात्र की प्रगति, कार्य और उपलब्धियों को समय समय पर संकलित किया जाता है। इस प्रकार पैकेट या परत मतलब पैकेट और लेयर प्रत्येक कार्य को अलग अलग परत या फाइल में रखना कहला होता है। ठीक है, और एक पत्र लेख क्या होता है, देखो सिंगल सीट। सिंगल सीट क्या होता है, संक्षिप्त रूप में सभी गतिविधियों को एक पत्र में रखना। और संकलित परत देखो क्या होता है, कंप्लाइड लेयर क्या होता है, देखो विभिन्न कार्यों और दस्तावेजों का संयोजन। 11वां प्रश्न देखो हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया पाठ सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो विज्ञान क्रिया भी हमारी, विज्ञान क्लब भी आती है पाठ सहगामी क्रिया में, भ्रमण भी आता है, ठीक है, और पर्यटन भी आता है, ठीक। लेकिन जो हमारा कृषि कार्य है वो नहीं आता है किसमें, पाठ सहगामी क्रिया में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कृषि कार्य। व्याख्या देखो, पाठ सहगामी क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटीज वे गतिविधियां और औपचारिक पाठ्यक्रम का पूरक होती हैं जो विद्यालय समय के दौरान या उससे जुड़ी होती हैं। विज्ञान क्लब, भ्रमण मतलब एजुकेशनल टूर, पर्यटन मतलब एक्सकर्जन सभी पाठ सहगामी क्रियाओं के उदाहरण हैं। लेकिन कृषि आमतौर पर पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता, यह सहगामी गतिविधि से सीधे संबंधित नहीं है। आगे देखो क्या है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। तो क्रियात्मक शोध का संपादन 6 चरणों में होता है। क्रियात्मक शोध के चरण अलग अलग विद्वानों द्वारा थोड़े भिन्न बताए गए हैं। ये देखो कहीं पे 8 लिखे होंगे, ठीक, कहीं पे 8 लिखे हुए मिल जाएंगे, कहीं पे 4 लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जगह 6 मिलेगा। हमारे डीएलएड की सॉल्व पेपर वगैरह में हर जगह 6 ही ज़्यादातर दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्रियात्मक शोध के सामान्यतः कितने चरण होते हैं, 6 चरण माने जाते हैं। कौन सा, पहला समस्या का चयन, दूसरा समस्या का विश्लेषण, तीसरा परिकल्पना का निर्माण, और चौथा क्रिया योजना का निर्माण, पांचवा योजना का क्रियान्वयन, और छठा होता है निष्कर्षों का मूल्यांकन। अनुसंधान के कार्य हैं। तो अनुसंधान का कार्य सिद्धांत का निर्माण करना भी होता है, सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना भी होता है, और नवाचार करना भी होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अनुसंधान मतलब रिसर्च का मुख्य कार्य ज्ञान के भंडार को बढ़ाना है। इनमें ये सभी कार्य शामिल होते हैं। कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं, सिद्धांत का निर्माण करना, मौलिक शोध में नए सिद्धांतों का निर्माण होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, अनुप्रयुक्त शोध में मौजूदा सिद्धांतों का उपयोग समस्या को हल करने के लिए होता है, और तीसरा है नवाचार करना, नवाचार करना, ठीक है, मतलब अनुसंधान से नए विचारों और तकनीकें सामने आती हैं। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा या कक्षा की वास्तविक समस्याओं का समाधान स्वयं शोधकर्ता द्वारा किया जाए। इसमें समस्या की पहचान भी शोधकर्ता करता है और उसका समाधान भी शोधकर्ता स्वयं करता है। तो इसे अक्सर क्या कहा जाता है, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया। तो किसके द्वारा पता लगाता है, ये मापक के द्वारा। व्याख्या देखो, किसी भी शिक्षा या मूल्यांकन प्रक्रिया में यह मापक मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है कि मापक का यह कार्य है कि विद्यार्थी की उपलब्धियों, ज्ञान और कौशलों को मापना, ठीक है। तो मापक के द्वारा ही हम जानते हैं कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान प्राप्त किया, ठीक,
और आगे देखो क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यार्थी। व्याख्या देखो, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्र के सीखने और विकास का आकलन करना है। इसलिए पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट ही होता है। शिक्षक, विद्यालय और प्रधानाचार्य, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, ये वाला। शिक्षक, विद्यालय और प्रधानाचार्य सभी का कार्य क्या होता है? छात्रों के बेहतर विकास के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना। लेकिन मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के सीखने और विकास का आकलन करना। निम्न में से रॉस का कौन सा कथन है? तो रॉस का कथन क्या है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ठीक, क्या है? उच्चतम स्तर है। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर, ये कथन किनका है? एक रॉस जी का है। इसका अर्थ है कि किसी भी समस्या जैसे शिक्षण में कमी का समय रहते बचाव मतलब प्रिवेंशन, उसके हो जाने के बाद उसका निदान और उपचार करने से कहीं अधिक प्रभावशाली और बेहतर है। आगे तो अगला प्रश्न देखो क्या है हमारा। प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है। तो क्रियात्मक शोध का उपयोग किसमें होता है? शिक्षण में सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्याओं के समाधान हेतु। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। व्याख्या देखो, क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट कार्य क्षेत्र जैसे कक्षा, स्कूल में मौजूदा व्यवहारिक समस्या का तत्काल समाधान ढूंढना है। इसलिए क्रियात्मक शोध का उपयोग शिक्षण सुधार मतलब टीचिंग इम्प्रूवमेंट, शिक्षण में परिवर्तन मतलब चेंज इन टीचिंग, और विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या का समाधान मतलब सॉल्विंग स्कूल एंड टीचिंग प्रॉब्लम्स, इन सभी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखो क्या है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? तो जो क्रियात्मक शोध है वो सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में सहायक है। सर्व शिक्षा अभियान जैसे बड़े शैक्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ग्राउंड लेवल पर कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं, जैसे उपस्थिति, शिक्षण विधियां, संसाधन। तो क्रियात्मक सोच जो होता है, एक्शन रिसर्च, स्थानीय शिक्षकों और प्रशासकों को इन विशिष्ट समस्याओं को त्वरित और प्रभावी समाधान खोजने में सहायक करता है। कैसे? जो क्रियात्मक सोच में नई नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसलिए। और देखो इम्पोर्टेंट जानकारी, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। और महत्वपूर्ण जानकारी, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी। यह भारत सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त पहल है। आगे देखो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान अनुच्छेद 21A के तहत सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 21A कहता है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। और सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए बाद में कौन सा अधिनियम आया? देखो जानते हैं इसे, कौन सा अधिनियम आया हमारा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, RTE 2009, ठीक है, ये अधिनियम हमारा आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट मतलब RTE एक्ट आया। ये पारित कब हुआ था हमारा? 4 अगस्त 2009 को। और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न क्या है, हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, तो ये क्या है? तो ये हमारा मात्रात्मक मापन। व्याख्या देखो, मात्रात्मक मापन का अर्थ क्या है? किसी विशेषता को संख्याओं में व्यक्त करना। हरि द्वारा 80 अंक प्राप्त करना एक क्वांटिटेटिव डेटा है जो ये बताता है कि उसने कितने अंक प्राप्त किए। यह एक तथ्यात्मक स्टेटमेंट है, इसमें किसी प्रकार का वैल्यू जजमेंट मूल्यांकन शामिल नहीं है। चारों विकल्पों की व्याख्या। परीक्षण देखो क्या होता है, यह क्या है? परीक्षण एक टूल है जिसके द्वारा अंक प्राप्त किए जाते हैं। और मात्रात्मक मापन क्या है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, यह सही उत्तर हो जाएगा हमारा। और गुणात्मक मापन क्या है हमारा? देखो क्वांटिटेटिव, यह क्वालिटेटिव मेजरमेंट, ठीक है। इसमें गुणों
का वर्णन होता है, जैसे अच्छा, उत्कृष्ट, लेकिन संख्या में नहीं होता है। संख्या में किसमें होता है? मात्रात्मक मापन में। मूल्यांकन क्या है? देखो, इवेल्युएशन। मूल्यांकन तब होता है जब इन अंकों पर आधार पर कोई निर्णय दिया जाता है, जैसे यह अच्छे अंक हैं। आगे देखो क्या है? व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है? तो व्यवस्थापक हमारा भावात्मक पक्ष का उद्देश्य है। व्याख्या देखो, व्यवस्थापक मतलब ऑर्गेनाइजेशन, भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन का एक उद्देश्य है। मूल्यांकन के तीन पक्ष होते हैं, कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन तीन पक्षों में बच्चों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण क्रॉथवाल, ब्लूम तथा मासिया ने 1964 में किया था। इस पक्ष के अंतर्गत वे सभी शैक्षिक उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध बच्चों की रुचि, अभिरुचि, मनोवृत्तियों, मूल्यों और संवेगों से होता है। ठीक है। और भावात्मक पक्ष को देखो कितने वर्गों में बांटा गया है? 5। कौन कौन से वर्ग हैं? आग्रहण मतलब रिसीविंग, अनुक्रिया करना मतलब रिस्पॉन्डिंग, अनुमूल्यन मतलब वैल्यूइंग, और जो व्यवस्थापन जो हमारे पेपर इसमें आया विकल्प में ऑर्गेनाइजेशन में 64 नंबर पे आता है। बाद में क्या है? चारित्रीकरण मतलब करेक्टराइजेशन। इसलिए व्यवस्थापक भावात्मक पक्ष का उद्देश्य है। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है, तो शैक्षिक उद्देश्य भी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है, व्यवहार प्रदर्शन में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है, और अधिगम अनुभव भी महत्वपूर्ण बिंदु है मूल्यांकन का। तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। व्याख्या देखो, मूल्यांकन एक एकीकृत प्रक्रिया मतलब इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। इसके सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं। शैक्षिक उद्देश्य मतलब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मूल्यांकन के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अधिगम अनुभव मतलब लर्निंग एक्सपीरियंसेस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखना होता है। और व्यवहार परिवर्तन मतलब बिहेवियरल चेंजेस अधिगम का वह परिणाम है जिसे मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देखो क्या है? लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन कहलाता है। तो लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष का विभाजन कैसे होता है? गुणात्मक मापन के द्वारा। लिंग जेंडर एक श्रेणीबद्ध चर है, मतलब कैटेगोरिकल वेरिएबल। जब हम व्यक्ति को महिला या पुरुष जैसी श्रेणियों कैटेगरीज में विभाजित करते हैं तो यह गुणात्मक मापन मतलब क्वालिटेटिव मेजरमेंट कहलाता है। इसमें नंबर्स का प्रयोग नहीं होता बल्कि गुणों क्वालिटीज का वर्गीकरण होता है। आगे देखो क्या है? किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है। तो यह कथन करता है स्टीवेंसन का। किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है। मापन की यह परिभाषा एस स्टीवेंसन ने दी है। उन्होंने मापन को एक ऐसी प्रक्रिया बताया जो किसी वस्तु या व्यक्ति को निश्चित नियमों के आधार पर अंक प्रदान करती है ताकि उसकी विशेषताओं क्वांटिटी के रूप में वर्णन किया जा सके। आगे देखो क्या है? कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों को बालक के शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास होता है? तो कौन से क्षेत्र से होते हैं? मनोज्ञात्मक क्षेत्र से। व्याख्या, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मनोगत्यात्मक क्षेत्र मतलब साइकोमोटर डोमेन उन सभी उद्देश्यों और कौशलों से संबंधित है जिसमें शारीरिक गतिविधियों, समन्वय और मोटर कौशलों का विकास होता है, जैसे लिखना, चित्र बनाना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना और खेलना आदि। आगे क्या है? स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया है? तो स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक शोध अनुसंधान का प्रयोग किया है। व्याख्या देखो, स्टीफन एम कोरे को क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च को शिक्षा के क्षेत्र में लाने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने शिक्षकों को अपनी रोज की कक्ष परेशानियों को दूर करने के लिए क्रियात्मक शोध के उपयोग के लिए प्रेरित किया। आगे देखो क्या है? ब्लूम टेक्नोनॉमी अरे यार, ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई? कब हुई? 1956 में। अमेरिकी शिक्षा मतलब मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम के नेतृत्व में एक समिति ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्रस्तुत किया। ठीक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित यह टैक्सोनॉमी वर्ष 1956 में प्रकाशित हुई थी। आगे देखो क्या है?
परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार-बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम दे, तो उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीय परीक्षण। मतलब जो परीक्षण होता है एक व्यक्ति पे बार-बार एक जैसा परिणाम देता है तो उस पर विश्वास कर सकते हैं हम, तो वो विश्वसनीय परीक्षण हो जाएगा। व्याख्या देखो, परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार-बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम दे, तो उसे क्या कहेंगे? विश्वसनीय परीक्षण, मतलब रिलायबल टेस्ट। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी का अर्थ है कि परीक्षण स्थिर और लगातार परिणाम प्रदान करे। उदाहरण के देखो, यदि किसी छात्र को 2 बार आईक्यू टेस्ट दें और परिणाम लगभग समान आए तो वह परीक्षण विश्वसनीय है। आगे देखो, शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग क्या कहलाता है? न्यायादर्श। शोध में जब किसी बड़ी संख्या पॉपुलेशन का प्रतिनिधि हिस्सा वो लिया जाता है तो उसे न्यायादर्श मतलब सैंपल कहते हैं। अगर किसी बड़ी जनसंख्या पर शोध करना होता है तो उसमें जो छोटा सा हम हिस्सा लेते हैं वो न्यायादर्श कहलाता है। इसका उद्देश्य पूरी जनसंख्या का अध्ययन किए बिना ही निष्कर्ष निकालना। उदाहरण देखो, 10,000 छात्रों में से 200 छात्रों का चयन कर उनका अध्ययन करना, ठीक है, तो ये किसमें आएगा? न्यायादर्श में। जबकि जो समष्टि होता है वो संपूर्ण समूह को कहते हैं, पॉपुलेशन को, और जो सांख्यिकी होता है वो डेटा विश्लेषण की विधि है। और आज का देखो आखिरी प्रश्न हमारा, स्थान के आधार पर छात्र को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? नौमित स्तर। स्टीवेंसन के अनुसार मापन के स्तर होते हैं। नामित स्तर मतलब नॉमिनल लेवल, सबसे निम्न स्तर बेसिक लेवल है। इसमें संख्या या लेवल का उपयोग सिर्फ कैटेगरीज या श्रेणियों को नेमिंग करने के लिए, नाम देने के लिए किया जाता है। कोई कम या रैंकिंग नहीं होती। जैसे क्या हो गया, ग्रामीण और शहरी सिर्फ 2 श्रेणियां हैं, इनमें कोई क्रम नहीं है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली कक्षा में हम करेंगे इसका पार्ट 3। जय हिंद।